तो चाचा नेहरू ने तिब्बत अगर देना भी था तो यूएनसी ले लेते, यूएनएससी ले लेते, वो भी हमारे चाचा नेहरू ने नहीं ली। और अगर वो भी नहीं लेनी थी तो चाइना से कम इतना ही कह देने था कि चलो भैया तिब्बत तुम ले लो और अक्साई चिन हमको दे दो। ये गुड़ गोबर किया था हमारे चाचा नेहरू ने, जिनसे मदद मांगी जा रही थी। चाइना फंसा हुआ था कोरिया में, लेकिन इन्होंने कहा भैया ऐसा है, हाथ में हाथ डाले रखे रहो, हम तो बड़े शांतिपूर्ण देश हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? हाल में आप लोग दलाई लामा साहब की एक कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे, जिस कंट्रोवर्सी के बीच में एक बार फिर से चाइना और भारत आमने सामने हो गए हैं। दलाई लामा साहब अब 90 साल के हो गए हैं, 14वें दलाई लामा हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगला दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया शुरू करी जा रही है, जो रिवायत से हटकर है। आमतौर पर दलाई लामा के देहांत के बाद ही दलाई लामा चूज किया जाता था और इसको एक इनकारनेशन माना जाता था। और ये भी इनके चूज करने की एक कंडीशन होती है कि ये नहीं कि आज आपकी डेथ हो और अगले दिन ही नया दलाई लामा चुन लिया जाए। इसमें भी कुछ आपस में कुछ महीने का, दिनों का कुछ गैप आता है। तो साहब ये भी बता दूं कि दलाई लामा अक्सर लोग समझते हैं एक नाम है, लेकिन ये नाम नहीं है, ये एक टाइटल है जो बुद्धिस्ट तिब्बत के सबसे बड़े एक तरह से लीडर को, धर्म गुरु को मिलता है। जो दलाई लामा से नीचे की पोस्ट है वो पंचम लामा कहलाती है। चाइना इतने दिनों से ये कहता आया है कि अगला जो दलाई लामा होगा वो चाइना से ही चुना जाएगा, और किस रीति रिवाज से चुना जाएगा, प्रक्रिया जो भी होगी ये चाइना तय करेगा। इसको दलाई लामा ने बिल्कुल इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था। अब जब चाइना इसमें बोलने लगा तो भारत तो बोलेगा। रिजिजू साहब ने बोला कि भैया ये तिब्बतन बुद्धिस्ट के धर्म का मामला है और इसमें कम्युनिस्ट चाइना का कोई काम नहीं है। जो भी चूज करेंगे वो धर्मशाला में दलाई लामा जी चूज करेंगे। इतना बता दूं, तिब्बतन गवर्नमेंट भारत में इन एग्जाइल सन 1955 से आपने मान लीजिए चल ली है, और वो बेस्ड एट धर्मशाला है। उनकी 90th बर्थडे में अभी रिजिजू साहब उसको अटेंड करने भी जा रहे हैं। और दलाई लामा हमेशा से चाइना और इंडिया के बीच में एक बड़ा थॉर्न रहा है। कोई का नाम लेके भारत अक्सर चाइना को चुभाता रहा है। लेकिन यह समझने से पहले कि ये कंट्रोवर्सी है क्यों और चाइना चिढ़ता क्यों है दलाई लामा जी से, और क्यों कह रहा है कि अगला चुना जाएगा, थोड़ा इसका इतिहास समझ लेते हैं। इतिहास में आप लोगों को यह तो पता होगा कि जो रायता नेहरू जी ने कश्मीर में बिखेरा था, ठीक, जो गुड़ गोबर किया था। यह नहीं सुना होगा कि तिब्बत में जो मामला चल रहा है, यहां हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या गुड़ गोबर किया था। भारत की आजादी से पहले तिब्बत एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट नेशन था। ब्रिटिश इंडिया में यहां पर मिशन हुआ करता था। बहुत सी चीजें तिब्बत की भारत के थ्रू मैनेज होती थी। जी हां, और ये एक बड़ा बढ़िया बफर स्टेट था जो चाइना और इंडिया के बीच में आता था। बफर स्टेट के बीच में फिर हमारे चाइना के साथ इतने लंबे पोर्शन पे बॉर्डर ही नहीं मिलता था, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। जियो स्ट्रैटेजिक नजरिए से तो बहुत ही ये भारत के लिए महत्वपूर्ण था, और भारत के इनसे इंडिपेंडेंट बिजनेस, ट्रेड और ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, क्योंकि तिब्बत एक लैंडलॉक्ड जगह थी और उनका जो वहां पर जो उनकी टोपोग्राफी थी वो इतनी इनहेबिटेबल थी कि वो इंडिया का ही सहारा लेके आगे अपना जो भी काम करते हैं किया करते थे। आजादी के बाद चाइना ने 1950 में कहा, हमारी आजादी के बाद दो काम किए। एक तो उन्होंने कहा तिब्बत हम लेके रहेंगे, और दूसरा जो कोरियन वॉर चल रही थी वहां चाइना जाकर कूद जाता है और तिब्बत में 30,000 अपने सैनिक घुसड़ देता है, ये कह के कि पुराने प्राचीन टाइम से तिब्बत हमारा था, हम इसको वापस लेके रहेंगे। यही बात वो ताइवान के लिए भी करते थे और करते हैं, और भूटान के लिए भी करते हैं। अब ये मौका था भारत को एक स्टैंड लेने का, या कोई चाइना के साथ कोई सौदेबाजी करने का। दूसरा बताऊंगा, स्टैंड लेने का यह था कि भारत से यूएसए ने भी बोला कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, इनको आप चाइना को ये ना करने दीजिए। इनसे तिब्बतन्स ने भी बोला कि दलाई लामा ने कि आप हमारी मदद करिए। लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू, हमारे चाचा नेहरू ने दो लोगों की सलाह मानी। एक मानी पानीकर साहब की और एक मानी कृष्ण मेनन साहब की।
दोनों कम्युनिस्ट माइंडसेट रखते थे और पानिकर साहब को एम्बेसडर बना दिया गया चाइना का। अब जब पानिकर साहब को उस टाइम में एम्बेसडर बना दिया चाइना का, तो वो चाइना के एक तरह से प्रवक्ता बन गए और जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना की उनको समझाती थी वो हमारे चाचा नेहरू को आके समझा देते थे। और उन्होंने चाचा नेहरू को आके समझा दिया कि भैया चाइना कोरियन वॉर में बिजी है और कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज वो तिब्बत में नहीं करेगा, कोई भी इन्वेजन नहीं करेगा। लेकिन 25 अक्टूबर 1950 को चाइना तिब्बत में 30,000 सैन्य घुसेड़कर तिब्बत को कब्जा कर लेता है। और यही वो दौर चल रहा था कि चाचा नेहरू ने कहा कि भैया हम चाइना से कोई विवाद नहीं चाहते, उल्टा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये पैरवी करने भी पहुंच गए चाइना की कि इनको आप मेंबर बना दीजिए। फैक्ट्स ये बताते हैं कि ऑफर भारत के पास भी आया था। अब जब ये पहुंच गए तो उसके बाद इन्होंने जैसा पानिकर साहब ने बोला वैसा ही किया, वहां से अपना मिशन खत्म कर लिया। और 1954 आते आते इन्होंने चाइना को एक तरह से तिब्बत की मान्यता दे दी और ये उनसे एक एग्रीमेंट साइन कर दिया कि जो भी तिब्बत के साथ हमारी डीलिंग होगी वो बिना चाइना को इग्नोर करे नहीं होगी या चाइना को बीच में ही रख के होगी। शुरू में तो चाइना ने जो वहां की बुद्धिस्ट आबादी थी उससे कहा कि आपके धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन तिब्बतन्स का जब उन्होंने प्रोसिक्यूशन शुरू किया और परेशान करना शुरू किया और तिब्बतन ने जब आवाज उठाई तो चाइनीज आर्मी ने इन लोगों को पीटना शुरू किया। इसके चलते 1959 आते आते रातों रात भाग के दलाई लामा कुछ लोगों के साथ भारत आ जाते हैं। भारत उन्हें एग्जाइल दे देता है, चाइना से भी कहता है थम्स अप, काम हो गया। दलाई लामा वहां से भाग आए और साथ में उनसे यह कहता है आप यहां से अपनी एक सरकार बना लीजिए, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, और आप उसको यहां से आराम से चलाइए। तो दलाई लामा भी सोच रहे होंगे कि यार वहां तो मदद की नहीं, यहां आके मेरी सरकार बनवा रहा है। इस तरह दलाई लामा, और ये दलाई लामा जब 3 या 4 साल के थे तभी इनको दलाई लामा का इनकारनेशन मान के इनको घोषित कर दिया गया था। 21-22 साल की उम्र में ये भाग के भारत आ जाते हैं। ये लड़ाई है साथियों दलाई लामा की, चाइना की और भारत की। और ये रोल है भारत का कि जब चाइना कोरियन वॉर में बिजी था तब भी चाचा नेहरू कह रहे थे कि नहीं भैया तिब्बत से हमें क्या मतलब, अरे पहाड़ है, बर्फ है, पत्थर है, वहां से हमें क्या मिल जाएगा। ये तो चाचा नेहरू को किसी ने बताया नहीं कि कितनी नदियां तिब्बत से होकर निकलती हैं, जिसको रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये किसी ने चाचा नेहरू को जल्दीबाजी में बताया नहीं। और ये भी चाचा नेहरू को कैसे पता होगा कि आज की तारीख में चाइना जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम पर पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा है वो भी सबसे ज्यादा तिब्बत ही से ही मिलते हैं। और ये भी चाचा नेहरू को नहीं पता था कि जब चाइना तिब्बत पर कब्जा कर लेगा और कभी भविष्य में जंग होगी तो हमारा जो भी फायर पावर होगा वो तिब्बती में जाके खत्म हो जाएगा, जो बात मैं पीओके के लिए पहले से बोलता आया। तो ये गुड़ गोबर किया था हमारे चाचा नेहरू ने, जिनसे मदद मांगी जा रही थी। चाइना फंसा हुआ था कोरिया में, लेकिन इन्होंने कहा भैया ऐसा है हाथ में हाथ डाले रखे रहो, हम तो बड़े शांतिपूर्ण देश हैं। अब चाइना अभी तक लेके दलाई लामा के लिए क्यों परेशान है? चाइना अभी तक दलाई लामा को लेके इस मारे परेशान है क्योंकि चाइना चाहता है कि कोई दलाई लामा ऐसा आ जाए जो दुनिया में जाके ये बताए कि तिब्बत में बहुत डेवलपमेंट है, बहुत खुशहाली है और हमारी तो किस्मत बन गई जब से चाइना ने आकर हमको टेक ओवर किया है। यानी अपना एक प्रवक्ता दलाई लामा बनाना चाहता है चाइना। जैसे हमारे चाचा नेहरू के एम्बेसडर के पानिकर साहब चाइना में भारत के एम्बेसडर बनकर वहां पे चाइना का ही तरफ से सारी बातें दुनिया में और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती थी पूरी दुनिया उस बात को यकीन कर लेता था। तो चाचा नेहरू ने तिब्बत अगर देना भी था तो यूएनसी ले लेते, यूएनएससी ले लेते, वो भी हमारे चाचा नेहरू ने नहीं ली। और अगर वो भी नहीं लेनी थी तो चाइना से कम इतना ही कह देने था कि चलो भैया तिब्बत तुम ले लो और अक्साई चिन हमको दे दो, और हमारे अरुणाचल में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उस चीज को, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर दो और तिब्बत में हम तुम्हें मान्यता दे देते हैं, क्योंकि कोई भी तिब्बत में चाइना के रूल को मान्यता नहीं दे रहा था। लेकिन चाचा नेहरू ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी सौदेबाजी भारत को शोभा नहीं देती, हम तो महावीर और गौतम बुद्ध का मुल्क हैं, हम तो शांति प्रिय गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो कुल मिला के आज की तारीख में चाइना तिब्बत भी ले गया, दलाई लामा को भी भगा दिया,
1.5-2 लाख टिबेटन्स को भगा दिया, और उसके बाद सारा रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सारा पानी का मेन सोर्सेज ले गया, सारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, और कितना और खनिज वहां से निकलता है वो ले गया, ऊपर कमांडिंग पोजीशन में आकर बैठ गया। और भारत को क्या लॉलीपॉप मिला कि तिब्बत की सरकार धर्मशाला से इन एक्साइल चल रही है। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि दलाई लामा कौन चूज होगा, मुझे बस ये बताना था कि हमारे चाचा नेहरू ने यहां पर क्या गुड़गोबर किया था, जिस वजह से क्या क्या नुकसान हुआ और फायदा क्या हुआ कि भैया एक एग्जाइल में तिब्बत की गवर्नमेंट बन गई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।